हेलो वंस अगेन वेलकम टू द रेमेडियल केमिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स कवर किया था। अब टाइम भी काफ़ी कम बचा है। थर्मोडायनेमिक्स जो है वो आपकी ओवरऑल 3 इयर्स का सिलेबस था उसमें, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड तक थर्मोडायनेमिक्स दी थी, इसलिए वो लेक्चर थोड़े लंबे भी थे। बट यहाँ से जो अब लेक्चर्स हैं वो काफ़ी छोटे होंगे और काफ़ी कंसाइज करके हम उसको पढ़ेंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम है और सब्जेक्ट्स भी आप लोगों ने पढ़ने में समझ सकता हूँ। बस मुझे भी थोड़ा टाइम फ्री नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि कई सारी क्लासेस हो जाती हैं तो फिर टाइम बचता नहीं है। बट मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी वो हो जाए। करना तो है ही पूरा, ठीक है, पूरा तो करेंगे ही। तो साथ में ही आज के लेक्चर में हम क्वेश्चंस भी कर लेंगे इसके, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। तो केमिकल काइनेटिक्स बेसिक चैप्टर है, छोड़ के नहीं जाना है। लास्ट ईयर भी इससे सवाल आ चुका है। अभी लैब असिस्टेंट वगैरह का एग्जाम हुआ था, या उससे 1-2 पहले और एग्जाम हुए थे जिसमें थोड़ा केमिस्ट्री वगैरह पूछी गई थी, तो वहाँ पे भी सवाल दिखा था इससे। तो बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स की। तो बेसिकली केमिकल काइनेटिक्स से हम क्या बताते हैं, स्पीड ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। स्पीड ऑफ रिएक्शन की, रिएक्शन किस स्पीड से चल रही होगी, तो उसको हम कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स। अब केमिकल काइनेटिक्स में सबसे पहले हम बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। तो किसी भी रिएक्शन का रेट बताया जाता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। तो ये एक बेसिक फार्मूला होता है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। इसके थ्रू हम क्या बताते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। फॉर एग्जांपल कैसे लिखेंगे आप इसे, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। तो ये एक आपको इक्वेशन दी है, इसके लिए आपने लिखना है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, तो देखो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट के टर्म्स में भी ले सकते हैं और प्रोडक्ट के टर्म्स में भी। तो क्या करना है, तो रिएक्टेंट में कौन है, N2, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2, यानी कि नाइट्रोजन किस स्पीड से खत्म हो रहा है, इसको देखकर भी बताया जा सकता है। क्योंकि ये टाइम के साथ खत्म हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है, तो माइनस साइन आ जाएगा। ऐसे ही चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन अपॉन चेंज इन टाइम, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, माइनस, और जो भी कोफिशिएंट आगे से होता है उसको डिवाइड करके लिख देंगे। जैसे 3 है यहाँ पर हाइड्रोजन के आगे से, तो डिवाइडेड बाई 3, 2 आएगा तो डिवाइडेड बाई 2। अब NH3 क्या है, प्रोडक्ट है, वो टाइम के साथ क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा, तो इसके उसके आगे क्या लगाया जाएगा, पॉजिटिव। तो बस एक बेसिक तरीके का सवाल यहाँ से भी होता है, आपको पहचानना होता है कि कौन सा इसमें करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं, बाकी बातें समझ में आ जाएंगी। लिखने का तरीका समझ में आ गया कैसे लिखना है। चलो एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं जल्दी से। H2 प्लस I2 गिव्स 2HI। इसके लिए लिखो रेट ऑफ रिएक्शन, तो क्या लिखोगे, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन अपॉन टाइम, नेगेटिव साइन क्योंकि टाइम के साथ H2 क्या होगा, खत्म होगा, कंज्यूम होगा। वैसे ही I2 के आगे भी नेगेटिव लगाओगे, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2 अपॉन चेंज इन टाइम, माइनस, यहाँ लगाओगे प्लस, हाफ कर दोगे, जो भी कोफिशिएंट होता है उसे नीचे से लिखा जाएगा, तो डेल्टा HI अपॉन डेल्टा T। तो इस तरीके से हम लोग लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, राइट, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आता है हमारे पास रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ, ठीक है। रेट लॉ क्या होता है उसको देखते हैं। तो रेट लॉ क्या होता है, ये एक्सपेरिमेंटल होता है। कैसा होता है, एक्सपेरिमेंटल होता है। तो रेट लॉ लिखने का तरीका क्या है, मान लीजिए आपके पास कोई इक्वेशन है 2A प्लस B गिव्स C। तो इसके लिए रेट जो होगा हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा A की पावर, तो जो आगे 2 है ये नहीं लगाना है आपने, यहाँ पे कुछ पावर लिखनी P। ऐसे ही B की पावर है Q, हमें नहीं पता कि ये पावर क्या होंगे, इसीलिए तो एक्सपेरिमेंटल है। तो P और Q हमारे लिए अननोन वेरिएबल है। तो यहाँ पे एक चीज और हमें ऐड कर लेनी है, P प्लस Q के समीशन को क्या कहा जाता है, ऑर्डर कहा जाता है। बहुत बेसिक सवाल है, अगर कोई ऑर्डर सीख के भी नहीं जा रहा पेपर में आ जाता है तो उसको अफसोस के सिवा कुछ नहीं होगा। तो ऑर्डर क्या होता है हमारा, P प्लस Q। तो P प्लस Q आपने ही निकाल लेना। तो ये एक्सपेरिमेंटल है, कब कैसे हम इसको निकाल पाएंगे वो भी हम देखेंगे। तो ऑर्डर ये होता है आपके पास, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 2 तरह की रिएक्शंस होती हैं, एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो सबसे पहले बात करते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन के बारे में। अच्छा, एलिमेंट्री रिएक्शन से पहले हम यूनिट की बात कर लेते हैं।
यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट क्या होता है, जब ये आप प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे ना, यहाँ से के आएगा, उसको बोलते हैं रेट कांस्टेंट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ R इज इक्वल टू के, ए की पावर P और B की पावर कितनी, Q। तो इसे कहा जाता है रेट कांस्टेंट। तो इसकी यूनिट क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 माइनस n टाइम इनवर्स, टाइम सेकेंड आवर्स कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल रख के देखते हैं सवाल क्या होते हैं। एक तो सवाल इसके जनरल फॉर्मूले पे ही आ जाता है सीधे। दूसरा है अगर n इक्वल टू 1 हो, मतलब कौन से ऑर्डर की रिएक्शन हो, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन हो, तो क्या रखेंगे, n इक्वल टू 1 रख लो यहाँ पर, तो कॉन्सेंट्रेशन की पावर कितनी आ जाएगी, 0, क्या बचेगा खाली टाइम इनवर्स। तो k की यूनिट क्या हो जाएगी, टाइम इनवर्स, मतलब सेकेंड इनवर्स या फिर आवर इनवर्स, या आप कह सकते हैं क्या, मिनट इनवर्स। तो अगर आपको अब एक तरीका क्या हो गया तुम्हारे पास ऑर्डर पहचानने का, रिएक्शन का, यूनिट देखकर भी आप ऑर्डर बता सकते हैं। ऐसे ही अगर आपके पास n इक्वल टू 0 है तो कॉन्सेंट्रेशन की पावर कितनी आ जाएगी, 1, टाइम अगर सेकंड में है तो सेकंड इनवर्स हो गया। अब कॉन्सेंट्रेशन किस में ली जाती है ज्यादातर, मोल्स पर लीटर, यानी कि मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ऐसे ही आप सेकंड ऑर्डर के लिए निकाल लो, सेकंड ऑर्डर के लिए n इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो रखेंगे फॉर्मूले में कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 माइनस 2 यानी कि -1, टाइम यानी कि सेकंड। तो मोल अंदर है आपके पास, फिर लीटर इनवर्स है और उसकी पावर कितनी है, -1, और ये सेकंड इनवर्स। तो पावर को एडजस्ट कर लो, तो ये मोल माइनस हो जाएगा, लीटर आपका प्लस हो जाएगा और सेकंड आपका इनवर्स हो जाएगा। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ। तो इसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शंस की। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में आ जाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे दो तरह की रिएक्शंस होती हैं, एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो चलो देखते हैं। तो दो तरह की रिएक्शंस हमारे पास हैं। एक है आपके पास एलिमेंट्री रिएक्शन और दूसरी होती है हमारे पास कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है, जो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो, कंप्लीट इन सिंगल स्टेप। एक ही बार में तुम्हें कोई चीज समझ में आ जाए, या तुम कोई काम एक ही बार में कर दो। तुम्हें एक चैप्टर पढ़ना है या इस लेक्चर को देखना है, तुमने एक ही बार में, मान लो किसी चैप्टर के 4 लेक्चर हैं, तुमने एक ही बार में खत्म कर दिए सारे, तो उसे बोलेंगे एलिमेंट्री। कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, नंबर ऑफ स्टेप्स। ये कोई लेक्चर है, अगर मैं एक से ज्यादा लेक्चर में खत्म करता हूं तो वो कॉम्प्लेक्स है, एक में करता हूं तो वो सिंगल स्टेप है। तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरा होता है कि जो हमारे पास एलिमेंट्री रिएक्शन होती है उसके लिए हम रेट लॉ डायरेक्ट लिखते हैं, डायरेक्ट रेट लॉ। तो एक तरीका पता चल गया तुम्हें रेट लॉ लिखने का। तो डायरेक्ट का मतलब क्या है, अगर ये मैं कहता हूं आपसे क्वेश्चन में कि ये जो गिवन रिएक्शन है वो एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो इसके लिए रेट लॉ लिख सकते हो। तो रेट लॉ बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे जैसे इनके कोफिशिएंट है, यानी कि k a की पावर 2, b के आगे कुछ नहीं है यानी कि 1 है, तो b की पावर 1। और आप फिर ऑर्डर भी बता सकते हैं। ऑर्डर क्या होता है, दोनों की पावर्स को ऐड कर दोगे तो ऑर्डर कितना आ जाएगा, 1 + 2 यानी कि 3। अब यहाँ कैसे बताएंगे सर, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में कैसे बताया जाएगा। तो यहाँ पे जो रेट लॉ है, रेट लॉ बाय स्लोएस्ट स्टेप, कौन से स्टेप से बताया जाता है, स्लोएस्ट स्टेप, इसलिए फेमस होता है आरडीएस के नाम से, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पूछते हैं। तो कौन होगा इसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जो होगा वो होगा आपका स्लो स्टेप। तो इसका मतलब ये है कि रिएक्शन में हमें स्टेप दिए होंगे, सारे स्टेप नहीं भी दे तो स्लो स्टेप दे देना चाहिए। तो मान लीजिए कोई इक्वेशन है, ए से बी बनता है, बी से सी बनता है, इन दोनों को ऐड कर लो तो बी से बी तो कट जाएगा। तो बेसिकली ए से सी ही बना रहे हो, लेकिन ए से सी बनाने के लिए कितने स्टेप लगे, 2 स्टेप। अब क्वेश्चन में तुम्हें स्लो स्टेप गिवन होगा, ये आपको मैंने दे दिए 2 स्टेप, एक स्लो दे दिया और एक फास्ट लिख के दिया, दूसरा नहीं भी दिया तो तुम्हें स्लो से काम है। अब मैं पूछता हूँ कि रेट लॉ कैसे लिखोगे, तो आप लिखोगे आर के, रिएक्टेंट में कौन आ रहा है, ए आ रहा है सिर्फ, और ए के आगे कितना है 1, तो ए की पावर 1। ऑर्डर कितना हो जाएगा, यानी कि रिएक्शन सिर्फ ए पे डिपेंड करती है और वो कितनी है, 1 हो गया। क्लियर हुआ। उसके बाद आता है
एलिमेंट्री रिएक्शन के बारे में मॉलिक्युलरिटी। मॉलिक्युलरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। मॉलिक्युलरिटी नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज। तो ये 1 हो सकती है, 2 हो सकती है और 3 हो सकती है। जैसे इस रिएक्शन को देखो, यहाँ पर कितने रिएक्टेंट हैं? 2 ए है और 1 बी, तो मॉलिक्युलरिटी कितनी है इसकी? 3 है। ऐसी खाली ए और बी होता, 2 ए नहीं होते, 1 ए होता, तो आप बोलते मॉलिक्युलरिटी 2। तो मॉलिक्युलरिटी कभी भी 3 से ज्यादा नहीं हो सकती है, या तो 1 होगी, या तो 2 होगी, या फिर 3। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्युलरिटी की कोई मीनिंग नहीं है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्युलरिटी डिफाइंड नहीं होती है। तो ये बात होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन और एलिमेंट्री रिएक्शन की। क्लियर है? इसके बाद आते हैं, बस थोड़ा ये ज्यादा बड़ा नहीं है। आप लोग सोच भी रहे होंगे कि एक दिन का गैप हो गया, लेक्चर आया नहीं। एक्चुअल में मैंने लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया था, सारे क्वेश्चंस भी करा दिए थे, बट थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो गई कि सिस्टम से रिकॉर्डिंग के जो ऑप्शंस ऑन करने होते हैं, ठीक है, इन दोनों सॉफ्टवेयर को कनेक्ट करके, उसमें से एक में मिसिंग हो गया था, तो मैंने सारी वॉइस वगैरह रिकॉर्ड कर दी थी, बस स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं हो पाई, स्क्रीन पूरी ब्लैक रह गई। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कितना टाइम और मूड दोनों खराब हुआ। अब मुझे एक बार टाइम से फिर दूसरी बार टाइम मिलता नहीं है बैठने का, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो जाती है। बट आज तुम्हारे ज़्यादा लेक्चर्स कराने हैं मुझे। तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल भी इंपॉर्टेंट है भी सिंपल। ऐसी रिएक्शंस जो दिखने में तो हाई ऑर्डर की होती हैं, यानी कि दिखने में तो लगेगा सेकंड ऑर्डर की है, थर्ड ऑर्डर की है, लेकिन होगी फर्स्ट ऑर्डर की, मतलब डिपेंड एक ही पे करेगी। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन को कहते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जैसे तुम 3 लोगों ने ग्रुप बना के किसी काम को करना स्टार्ट किया, ठीक है, पार्टनरशिप में तुमने कोई काम करना स्टार्ट किया 3 लोगों ने। अब उसमें सबने देखा बाहर से कि यार तीनों लोग काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बराबर ही करेंगे। लेकिन हम देखते हैं उसमें कि एक ही बंदा जो है जिसपे सारा लोड है, या 2 बंदे हैं जो सही से काम कर रहे हैं, तीसरा जो है वो काम कर ही नहीं रहा है। तो देखने से तो लग रहा है कि वो कौन से ऑर्डर की, एक ही बंदा काम कर रहा है मान लो, ठीक है, तुम ही हो जो काम कर रहे हैं, तुम्हारे दोस्त दोनों काम नहीं कर रहे हैं, बस प्रॉफिट लेने के लिए आ गए या पैसे मिला लिए उन्होंने, ऐसा है। तो देखने से तो लग रहा है कि ऑर्डर रिएक्शन का ऑर्डर कितना है? थर्ड, 3 लोगों पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन रियल में सिर्फ तुम पर डिपेंड करता है, बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा सिर्फ तुम पे। तो ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल क्या याद रखने हैं? 2 एग्जाम्पल है, एक है इन्वर्जन ऑफ शुगर, इन्वर्जन ऑफ शुगर, और दूसरा एग्जाम्पल याद रखो हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। दूसरा एग्जाम्पल है हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। तो ये 2 एग्जाम्पल हैं जो आप लोगों ने ध्यान रखने हैं। ठीक है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। बाकी क्वेश्चंस भी होते हैं, इस पे कैसे अप्लाई करने हैं वो हम आगे देख ही रहे होंगे। तो चलो, ये हो गई हमारी स्यूडो। अब आते हैं रेट कांस्टेंट के जो हमारे फॉर्मूले होते हैं उन पे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 0 ऑर्डर की रिएक्शन के लिए। ठीक है, यही सवाल आया था पिछली बार पहचानने के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए आया था। तो 0 ऑर्डर के लिए क्या फॉर्मूला होता है? 0 ऑर्डर के लिए होता है KT इज इक्वल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आर की जगह कोई और नोटेशन भी यूज किया जा सकता है, तो मैंने इसलिए बोल दिया है कि क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये फॉर्मूला होता है। ऐसे ही इसके लिए निकालते हैं हम हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का मतलब ये होता है कि जब रिएक्शन कितनी कंप्लीट हो जाए, 50% कंप्लीट हो जाती है। जब रिएक्शन आपकी कितनी कंप्लीट हो जाए, 50% कंप्लीट हो जाए, तो उसे बोलते हैं हम हाफ लाइफ। तो जो हाफ लाइफ होती है उसमें टी का नोटेशन होता है T1/2, लेकिन टाइम आधा हो ऐसा जरूरी नहीं है। इसको ऐसे समझो कि तुमने कोई टॉपिक पढ़ना स्टार्ट किया, कोई चैप्टर, और तुमने कहा कि मैं इसको 30 मिनट में कवर करूंगा, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि 15 मिनट के अंदर वो आधा होगा और बाकी 15 मिनट में आधा होगा। हो सकता है कि शुरू के 20 मिनट के अंदर तुम्हारा 90% चैप्टर कंप्लीट हो जाए, और उसके बाद के टॉपिक थोड़े से लेंदी हो या तुम थोड़े से स्लो हो जाओ, तो उनको कवर करने में टाइम लगे। और ऐसा भी हो सकता है कि हाँ 15 मिनट के अंदर 50% कवर हो, आधा बाद में हो। तो T1/2 लिखने का मतलब जस्ट नोटेशन है, कभी भी टाइम को आधा नहीं करना है। यानी कि मैं कहूँ कि कोई रिएक्शन 30 मिनट में होती है, बताओ 50% कितने में होगी, तो आप कहोगे सर पता नहीं, हो सकता है 1 मिनट के अंदर हो जाए 50%, या हो सकता है कि
अगर 30 मिनट में कवर हो रही थी तो 29 मिनट में वो 50% हुई, बाकी 1 मिनट के अंदर बाकी बचा हुआ 50 कंप्लीट हो गया है। तो टी हाफ का फॉर्मूला होता है आर नॉट बाई 2k, यानी कि जीरो ऑर्डर के लिए जो हाफ लाइफ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के। ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहीं पे स्टेटमेंट में लिखा होगा कि जब कॉन्सेंट्रेशन को 2 गुना करा जाता है तो उसकी हाफ लाइफ भी 2 गुना हो जाती है, ठीक है। अगर कॉन्सेंट्रेशन को 2 टाइम्स बढ़ाया जाता है तो हाफ लाइफ भी 2 टाइम्स बढ़ जाती है। बताइए कौन सा ऑर्डर की रिएक्शन है, तो आप बोलेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, राइट। उसके बाद आते हैं फर्स्ट ऑर्डर में, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर से सवाल आया है पिछली बार। तो फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला होता है के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। अगर आप यहाँ से 2.303 हटा देंगे तो लॉग को किस में बदल देंगे आप, एल एन में बदल देंगे। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, तो ये चेंज करना भी आना चाहिए। अब अगर आप इस एल एन को हटा के यहाँ लगा देते हैं तो वो एंटी लॉग हो जाता है। एंटी लॉग को कैसे लिखते हैं, जो भी सामने होगा वो किस में चले जाएगा, ई की पावर में। तो ई की पावर के टी, और यहाँ है आर नॉट अपॉन आर। इससे भी सवाल होता है, यानी कि अगर पेपर में आपको दे दिया जाए कि ये रिलेशन किसके लिए होता है, आर नॉट इज इक्वल टू आर ई की पावर के टी, तो किसके लिए होता है, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए होता है, ठीक है। इसकी हाफ लाइफ भी बहुत अच्छी है। इसकी हाफ लाइफ जो है वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है, तो ये होती है बड़ी यूनिक 0.693 अपॉन के। तो इस पे सवाल क्या होगा, इस पे सवाल होगा हाफ लाइफ में कि बताइए कि कौन से ऑर्डर की रिएक्शन होगी अगर हाफ लाइफ जो है वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है, कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है। जैसे यहाँ पे मैंने एक ग्राफ बनाया टी हाफ और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में, तो आप कहोगे सर डिपेंड ही नहीं करेगी, स्ट्रेट लाइन जाएगी, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर आते हैं सेकंड ऑर्डर में। तो सेकंड ऑर्डर उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं होती है, ठीक है बस। तो पहले वाले में इनिशियल माइनस फाइनल था, दूसरे वाले में इनिशियल अपॉन फाइनल। यहाँ थोड़ा उल्टा है, यहाँ फाइनल माइनस इनिशियल है, वन अपॉन फाइनल माइनस वन अपॉन इनिशियल। अगर इसकी हाफ लाइफ की बात करें तो क्या होगा, कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 अपॉन आर की जगह रखा जाएगा, हाफ करना है तो किसका हाफ, पहले वाले का, तो आर नॉट बाई 2, और यहाँ पे के भी होगा। एक मिनट मैं निकाल लेता हूँ फिर तुम याद कर लेना। और ये आर नॉट, तो ये आ गया आपका टी हाफ इज इक्वल टू 1 अपॉन के आर नॉट। तो जीरो ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फर्स्ट ऑर्डर डिपेंड ही नहीं करता है, और सेकंड ऑर्डर क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसके बाद सारे ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएंगे, ठीक है। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो हाफ लाइफ क्या हो जाएगी उसकी, कम हो जाएगी। तो ये बात हुई हमारी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। बस लास्ट सेगमेंट पे आते हैं इसके हम। ओके, तो लास्ट सेगमेंट है हमारा आर्हेनियस इक्वेशन से। आर्हेनियस इक्वेशन, अभी जो एक दो एग्जाम थे उसमें आर्हेनियस इक्वेशन से एक सवाल आ चुका है। पहला रिलेशन K इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, जहां पे ई ए क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, कैपिटल ई है, छोटा सा ए है, क्या बोलते हैं हम इसे, एक्टिवेशन एनर्जी। अभी समझा दूंगा मैं एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। ए होता है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ई को एक्सपोनेंशियल बोलते हैं, ठीक है। ये जो ई है इसको एक्सपोनेंशियल, उससे पहले आने वाला फैक्टर प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल, ठीक है। फिर लॉग ले लो दोनों साइड, तो एल एन के, ये एल एन ए, ठीक है, और ये माइनस ई ए अपॉन आर टी। एक फॉर्मेट ये होता है इसका। इस एल एन की जगह अगर आप लॉग ले लेंगे तो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2.303 से, तो उसको भी अरेंज कर सकते हैं। और एक लास्ट फॉर्मूला है जिससे न्यूमेरिकल भी होते हैं, लॉग K2 अपॉन K1 ई ए अपॉन 2.303 आर 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2।
तो ये फॉर्मूला कब लगाया जाता है? दो अलग अलग टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट जब अलग अलग होते हैं। दो अलग टेम्परेचर है, रिएक्शन एक ही, एक 500 केल्विन पे, एक 700 केल्विन पे। तो 500 केल्विन में जो रेट कांस्टेंट है वो K1 है, 700 केल्विन में K2 है। तो एक्टिवेशन एनर्जी कैसे निकलती है, ठीक है। अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, देखो ये कोई रिएक्शन है हमारे पास, ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया, तो रिएक्टेंट की एनर्जी ये है और नीचे है आपके प्रोडक्ट की एनर्जी। तो आपको एक्स्ट्रा एनर्जी इतनी और चाहिए जंप करने के लिए। टोटल एनर्जी तो यहाँ तक चाहिए, तो टोटल एनर्जी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। कितनी एनर्जी चाहिए, लेकिन पहले से ही आपके पास इतने लेवल पे तो आप हो ना, इतनी हाइट पे तो हो, तो इतनी एनर्जी पहले से। जो एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए वो क्या है, आपकी ई, इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। फिर एक सवाल होता है कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है, कैटलिस्ट का यूज करने से क्या फर्क पड़ता है। अगर आप कैटलिस्ट यूज करते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाती है, डिक्रीज। क्योंकि कैटलिस्ट क्या करता है, एक नया रास्ता दे देता है। मान लो आपको एक शॉर्टकट मिल गया ऐसे, अब तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई, अब तो सिर्फ आपको इतना ही जंप करना है। तो कैटलिस्ट यूज करने से एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कैटलिस्ट यूज करने से रिएक्शन के रेट पे क्या फर्क पड़ता है, तो रिएक्शन का रेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जितनी रिएक्शन होनी है उतनी ही होगी। मान लो कोई चैप्टर है, तुम उसे पढ़ोगे, तुम्हें वो 70% आता है, ठीक है। 100% जब सिखाया जाता है तो उसमें 70% तुम्हें आता है वो। तो कैटलिस्ट के रखने से ये नहीं होगा कि तुम्हें 80% या 90% आ जाए। कैटलिस्ट के रखने से क्या होगा, बस तुम्हें जल्दी आ जाएगा। वो 70% तुम पहले अगर 2 दिन में कवर कर रहे थे, तो अब तुम आधे घंटे में कवर कर लोगे, 1 मिनट में कवर कर लोगे, लेकिन कवर तो 70% ही करोगे। तो स्पीड में फर्क पड़ता है, लेकिन इक्विलिब्रियम पे फर्क नहीं पड़ता है। तो ये कहानी होती है इसमें, ठीक है। तो मैंने सारी चीजें इसमें कवर कर ली हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स में फिलहाल इतना ही होता है। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इसके क्वेश्चंस की। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में केमिकल काइनेटिक्स के।